Hello students, I am Dr. Poonam Singh from Aryan Publication, your educator. आज हम क्लास 10th के चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की इन टेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि पेज नंबर 119 पे दी गई है उनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को स्टडी करेंगे। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग। इसका मतलब है कि इसमें यह पूछा गया है कि रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या अंतर होता है। तो हम जानते हैं रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, जिसमें ब्रेन सोचता नहीं है और ये रिएक्शन थ्रू स्पाइनल कॉर्ड एकदम से स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं विदाउट गिविंग अ थॉट टू द एक्शन, और ये बहुत क्विक होते हैं। जबकि वॉकिंग जो है वो एक कॉन्शियस मूवमेंट है, ब्रेन सोचता है कि उसे चलना है और तब वो उसमें एफर्ट करता है, मसल वर्क करती हैं एंड देन वॉकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम दोनों में इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए देखें तो ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है जबकि वॉकिंग एक वॉलेंट्री एक्शन ऑफ द बॉडी है। दूसरा अंतर है इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, ये अपने आप हो जाते हैं, ब्रेन इसमें कोई रोल प्ले नहीं करता। जबकि वॉकिंग जो है वो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में होती है। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑफ द बॉडी होती है, एकदम से हो जाती है। जबकि इसमें वॉकिंग में ब्रेन सोचता है उसके बाद वो चलता है, स्पॉन्टेनियस नहीं होता। ये हमेशा रिफ्लेक्सेशन हमेशा किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स होता है, जबकि वॉकिंग जो है वो इंटरनल थिंकिंग होती है। ब्रेन हमारे मसल्स को एक मैसेज भेजता है, जो मोटर न्यूरॉन, we have to start walking and then person starts walking. So these are the differences between the walking and the reflex action. In text exercise का second question इस तरह से है what happens at the synapse between the two neurons। हम जानते हैं जो न्यूरॉन है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं नर्वस सिस्टम के, और जहाँ पे दो न्यूरॉन मिलते हैं उस जगह को हम सिनेप्स कहते हैं। ये सिनेप्स दो तरह के होते हैं, केमिकल सिनेप्स एंड इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। केमिकल सिनेप्स से किस तरह से नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन होता है उसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये एक डायग्राम है जिसमें ये नर्व एंडिंग है एक न्यूरॉन की और ये एक डेंड्राइट है जो दूसरे न्यूरॉन का है। ये केमिकल सिनेप्स में जब नर्व इंपल्स आती है तो यहाँ पे कुछ केमिकल्स की वेसिकल्स होती हैं और एनर्जी रिलीज होने के कारण ये वेसिकल्स बर्स्ट हो जाती हैं। केमिकल्स इस गैप को फिल करता हुआ डेंड्राइट की जो यहाँ पे मेम्ब्रेन है उसको टच करता है, जिससे कि यहाँ का जो स्टिमुलस है वो दूसरे न्यूरॉन के मेम्ब्रेन को यानी न्यूरॉन को एक्साइट कर देता है और इस तरह से केमिकल सिनेप्स में नर्व का ट्रांसमिशन हो जाता है। लेकिन जो दूसरा टाइप का सिनेप्स है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, उसमें ये गैप इतना बड़ा नहीं होता, थोड़ा छोटा होता है, यानी कि मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन कांटेक्ट होता है और वहाँ पे नर्व इंपल्स कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रिकल चार्जेस होता है। तो इस तरह की मैकेनिज्म सिनेप्स में होती है जहाँ पर दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं। क्वेश्चन 3 है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स द पोजीशन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। हमें मालूम है ब्रेन बॉडी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि बॉडी की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में अगेन 2 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम एंड द हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम जो है वो ब्रेन का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट होता है और ये पार्ट ऑफ द थिंकिंग है, इसमें थिंकिंग, रीजनिंग, लर्निंग एक्टिविटीज होती हैं। मिड ब्रेन जो है वो दोनों फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है और इन दोनों को कनेक्ट करता है। हाइंड ब्रेन में अगेन 3 पार्ट्स हैं, पोन्स, मेडुला एंड द सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है वो ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है और यही वो पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो कि हमारी बॉडी के पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है जब हम डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, जैसे कि वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ड्राइविंग एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसे में ये सारी बॉडी के जो पोस्चर है वो सेरिबेलम के थ्रू मेंटेन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से है हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक, यानी कि अगरबत्ती। अगरबत्ती के जलाने पर हम किस तरह से उसकी स्मेल को डिटेक्ट करते हैं।
तो इसके लिए हम इस मैकेनिज्म को इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे ही हमने अगरबत्ती जलाई तो उसके मॉलिक्यूल्स हवा में डिफ्यूज होने शुरू हो जाते हैं और ये मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होके हमारी जैसे ही नाक तक पहुंचते हैं, नाक में यानी कि नोज में यहाँ पे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उनके सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं ये इंफॉर्मेशन ब्रेन को देते हैं और इस तरह से ब्रेन में ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल्स को ब्रेन रिकॉग्नाइज कर लेता है। इस एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन द रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या रोल होता है। हम जानते हैं रिफ्लेक्स एक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं जो कि इनवॉलंटरी होते हैं और किसी भी एक्शन में स्टिमुलस के लिए अचानक से हो जाते हैं। तो इसका एग्जांपल है जैसे कोई भी हम हॉट सब ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो एकदम से अपना हाथ उठा लेते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्स एक्शन का उदाहरण है। रिफ्लेक्स एक्शन के मैकेनिज्म को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। आप इस डायग्राम में देखिए, जैसे ही हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो यहाँ हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं स्किन में, जो कि ये सेंस करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट गर्म है और ये मैसेज तुरंत सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ रिले न्यूरॉन होता है जो कि इस मैसेज को अफेक्टेड ऑर्गन को, इस ऑर्गन को एक मैसेज देता है कि अपना हाथ वहां से एकदम से हटा लो और ये मैसेज थ्रू मोटर न्यूरॉन आता है और ये एक्शन बहुत कम टाइम में एकदम से हो जाता है और इसमें ब्रेन कोई भी रोल प्ले नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जब तक ब्रेन सोचेगा और वो वापस मैसेज आएगा तब तक हमारा हाथ ही जल जाएगा, तो इस वजह से ये रिएक्शन तुरंत हो जाती है। लेकिन इसमें ब्रेन का रोल ये है कि ये जो पूरा एक्शन हो गया है रिफ्लेक्स एक्शन का, इसको ब्रेन रजिस्टर करता है, ये मैसेज ब्रेन को जाता है कि ये एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ है और ये एक लर्निंग होती है उसके लिए और वो ये इंफॉर्मेशन ब्रेन में रजिस्टर हो जाती है। पूरा एक्शन हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी स्पाइनल नर्व्स डिफरेंट ऑर्गन में एक नेटवर्क बनाई रहती है और वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू सेंसेस करती रहती है एक्सटर्नल स्टिमुलस के और रिफ्लेक्सिव एक्शन होते रहते हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को देता रहता है जो कि हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। अब हम एनसीईआरटी के पेज 122 पे दिए हुए इंडेक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्लांट हार्मोन्स। Plant hormones are the chemical messengers synthesized in the plant body. These chemical messengers help in the growth of the plant. They also support development in the plant body. And different type of movements in the plants are done with the help of plant hormones. कुछ plant hormones के नाम है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एंड लास्टली इथाइलिन। ऑक्सिन मेनली रूट एंड शूट एपेक्स में होता है और उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करता है। जिब्रेलिन सीड जर्मिनेशन में हेल्पफुल होता है। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को करता है और एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस हार्मोन है जो कि स्ट्रेस्ड वाटर कंडीशंस में स्टोमेटा के क्लोजर के लिए रिस्पांसिबल होता है और इथाइलिन गैसियस हार्मोन है जो कि फ्रूट राइपनिंग में काम आता है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द शूट टुवर्ड्स द लाइट। इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट, मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जिनकी लीव्स होती हैं वो टच के लिए सेंसिटिव होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, टच मी नॉट। और ऐसे प्लांट्स जो हैं वो थिग्मोट्रोपिज्म फिनोमिना को एग्जिबिट करते हैं। इसका मतलब यह है कि इन प्लांट्स को हम की लीव्स को अगर हम छू लेते हैं तो वो मुरझा जाती है, ड्रूपिंग डाउन वाला फिनोमिना दिखाती है और इसी को हम थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। जबकि दूसरा मूवमेंट जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो है मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट। तो मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट जो है वो
फोटोट्रॉपिज्म को दिखाता है। और फोटोट्रॉपिज्म मैकेनिज्म हर प्लांट में होता है क्योंकि एवरी प्लांट ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट। तो इन दोनों फिनोमिना के बीच में जो डिफरेंस है वो हम इस टेबल के फॉर्म में देख सकते हैं। इसमें थिग्मोट्रॉपिज्म जो है वो टच स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स दिखाता है, जबकि फोटोट्रॉपिज्म में प्लांट लाइट स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स दिखाता है। ये जो टच वाला स्टिमुलस है ये वाटर के मूवमेंट इनसाइड द सेल को प्रमोट करता है, जिससे कि वाटर सेल में से निकल जाता है और सेल जो है टर्जिट से फ्लैसिड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो लाइट है, लाइट स्टिमुलेट हार्मोन की सिंथेसिस को करती है, जिससे कि उस प्लांट में ग्रोथ होती है। ये जो फिनोमिना है थिग्मोट्रॉपिज्म, इससे कोई भी ग्रोथ का मूवमेंट नहीं होता, जबकि फोटोट्रॉपिज्म फिनोमिना से प्लांट में ग्रोथ का मूवमेंट दिखाई देता है। ये मूवमेंट जो है बहुत ही फास्ट है, जबकि फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट जो है प्लांट्स में वो बहुत ही स्लो होता है। तो इस तरह से हम इस टेबल के फॉर्म में थिग्मोट्रॉपिज्म एंड फोटोट्रॉपिज्म के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों फिनोमिना इस टेबुलर फॉर्म में समझ आ गए होंगे। इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट ग्रोथ। ऑक्सिन एक हार्मोन होता है प्लांट्स में जो रूट एंड शूट एपेक्स में सिंथेसाइज होता है और इनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा दो हार्मोन्स और होते हैं जो प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, वो है साइटोकाइनिन जो कि सेल डिवीजन करता है, और जिब्रेलिन ये प्लांट की इंटरनोडल एरिया की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इंटरनोडल एरिया इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट। यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऑक्सिन किस तरह से एक टेंड्रिल की ग्रोथ एक सपोर्ट के ऊपर ग्रो करने के लिए उसको प्रमोट करता है। हम जानते हैं ऑक्सिन हार्मोन प्लांट्स में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये लाइट की प्रेजेंस में शूट टिप पे सिंथेसाइज होता है। सपोज ये एक शूट टिप है और यहाँ पे लाइट पड़ रही है इस डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सिन हार्मोन यहाँ पे सिंथेसाइज होगा और फिर यहाँ से नीचे की सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और नीचे की सेल्स में सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें ये दिखा रहा है, ये एक क्रीपर प्लांट है जो ट्रेंडिल की हेल्प से ऊपर को ग्रो करता है। ये इसकी लीव्स है, ये ट्रेंडिल है। जैसे ही इस ट्रेंडिल को ये सपोर्ट मिलता है तो इसकी जो टिप पर ऑक्सिन हार्मोन आ जाता है और यहाँ पे ये सेल की ग्रोथ को इस तरह से प्रमोट करता है कि इसके बाहर की साइड में ग्रोथ होने लगती है और बाहर की साइड में ग्रोथ होने से एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनने लगता है जो इस सपोर्ट के चारों ओर ग्रोथ कर करके इस तरह से लिपट जाता है। तो इस तरह से ऑक्सिन हार्मोन इस ट्रेंडिल को एक सपोर्ट के चारों तरफ बांध करके इस प्लांट को आगे ऊपर ग्रो करने के लिए सपोर्ट करता है। आई होप आपको ये यहाँ पे समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रॉपिज्म। यानी कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करके बताइए जिससे कि हम हाइड्रोट्रॉपिज्म मैकेनिज्म को शो कर सकें। हाइड्रोट्रॉपिज्म हम जानते हैं, प्लांट्स हमेशा सोर्स ऑफ वाटर की तरफ उनकी रूट्स मूव करती हैं और इसी मैकेनिज्म को हम हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। इसको शो करने के लिए हम एक ऐसा कंटेनर लेते हैं वुडन बड़ा, और जिसमें हम सैंड भर देते हैं और उसमें हम एक सीड को जर्मिनेट करते हैं। जैसे कि ये पी सीड यहाँ पे जर्मिनेट हो रहा है और जर्मिनेशन के लिए ही हम उसमें थोड़ा थोड़ा इसको मॉइस्ट रखते हैं। उसके पास में हम एक पोरस स्पॉट रख देते हैं जिसमें पानी भरा होता है और इस पूरे सिस्टम में हम काफ़ी समय तक कोई भी पानी नहीं डालते हैं
और कुछ दिनों बाद जब हम देखते हैं कि जर्मिनेटिंग सीड्स की जो रूट्स होती हैं वो धीरे धीरे सोर्स ऑफ वाटर की तरफ मूव करने लगती हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इसकी रूट्स हैं वो पानी की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं और वो हाइड्रोट्रॉपिज्म के मैकेनिज्म को शो कर रही हैं। आई होप इस एक्सपेरिमेंट से आपको हाइड्रोट्रॉपिज्म का मैकेनिज्म ठीक से समझ आ गया होगा। अब हम एनसीईआरटी पेज 125 पर दिए गए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। एनिमल्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन स्पेशल सब्सटेंसेस के थ्रू होता है और ये स्पेशल सब्सटेंसेस को हम हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स कुछ स्पेशल काइंड ऑफ ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट होते हैं और इन ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। These endocrine glands are ductless glands और ये अपना सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती हैं और ब्लड से इट इज टेकन टू दी टारगेट सेल इन द बॉडी और वहाँ पे ये चेंजेस करती हैं जो कि ब्रेन के द्वारा मैसेज दिया जाता है। इससे जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो एक्टिविटी होती है जो कि केमिकल कोऑर्डिनेशन के थ्रू ब्रेन करना चाहता है। हमारी बॉडी में बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिसमें मेजर ग्लैंड्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इसी तरह पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, एंड गोनाड्स। इन सभी ग्लैंड्स में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशंस बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशंस को कंट्रोल करती है और इस तरह से इनसे जो भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हुए एनिमल्स को मदद करते हैं उनकी बॉडी की एक्टिविटीज को करने में। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में होता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई आयोडाइज्ड सॉल्ट इज एडवाइज्ड, यानी कि हमको आयोडाइज्ड सॉल्ट क्यों खाना चाहिए। आयोडाइज्ड सॉल्ट में एक स्पेशल एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं आयोडीन और ये आयोडीन थायराइड ग्लैंड में इसकी जरूरत पड़ती है एक हार्मोन बनाने के लिए जिसे हम बोलते हैं थायरॉक्सिन। और हमने पढ़ा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन बॉडी की बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। तो अगर हमारी डाइट में आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बना पाएगी और जिससे कि एक बीमारी हो जाती है जिसको हम कहते हैं गोइटर। तो इसलिए हमको आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए। अब तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनालिन इज सीक्रेटेड इन द ब्लड। हमें मालूम है एड्रेनालिन एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उससे सीक्रेट होता है जिसे हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं और ये ग्लैंड किडनीज के ऊपर सिचुएटेड होती है। जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है उस वक्त ये हार्मोन का सिक्रीशन बॉडी में ज़्यादा होने लगता है जिससे कि इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए द पर्सन इज रेडी। तो इस तरह ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में जब एड्रेनल ग्लैंड ज़्यादा एड्रेनल हार्मोन सिक्रीट करती है तब बॉडी हमारी रेडी हो जाती है उस सिचुएशन को डील करने के लिए और बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं जैसे कि हार्ट की बीट बढ़ जाती है, हार्ट बीट इंक्रीजेस,
also increases. हार्ट बीट इंक्रीज होने से ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है मसल्स को, जिससे कि मसल्स एक्शन में आ जाती हैं, और रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होने से ऑक्सीजन की सप्लाई ब्लड को बढ़ जाती है, जिससे कि इमरजेंसी सिचुएशन में टैकल करने के लिए बॉडी एकदम तैयार हो जाती है। इस एक्सरसाइज का लास्ट 4th क्वेश्चन है, व्हाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। हमें मालूम है इंसुलिन हार्मोन पैंक्रियाज की बीटा सेल से सीक्रेट होता है, और ये ब्लड के शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। डायबिटीज के पेशेंट्स में जो पैंक्रियाज की बीटा सेल्स हैं वो एनफ अमाउंट ऑफ इंसुलिन हार्मोन नहीं बना पाती हैं, जिससे कि उनमें इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है और उनके ब्लड का शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। ऐसे पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शन देकर उनके ब्लड के लेवल की शुगर को कंट्रोल किया जाता है। इस क्वेश्चन के साथ इन टेक्स्ट क्वेश्चन की एक्सरसाइज को हमने प्रॉपरली डिस्कस किया है, सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे और आपने इस तरह हमारे साथ इसको एंजॉय किया होगा।